ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी, आवाज हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ रिया कुमारी। खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। गंगोत्री नेशनल पार्क में पर्यटकों से गुलजार हुई नीलांग घाटी, सुंदरता देखकर हुए अभिभूत। देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे शुरू होते ही मोबाइल कनेक्टिविटी से जोड़ेगा मोहन क्षेत्र, 32 टावर लगेंगे। उत्तराखंड में सीएम धामी ने दिल्ली में किए पीएम मोदी से मुलाकात, 1 घंटे की बैठक में मुद्दों पर की चर्चा। केदारनाथ यात्रा के लिए गिनती के दिन, धाम में 18 दिन से लगातार बर्फबारी। अब खबर विस्तार से। उत्तराखंड क्रांति दल की युवा प्रकोष्ठ ने एक बार फिर से उत्तराखंड में क्रिकेट को लेकर सवाल उठाया है। महिला खिलाड़ियों से उत्पीड़न के आरोपियों को कड़ी सजा की मांग के साथ ही क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के पदाधिकारियों की भी जांच की मांग की है। युवा उक्रांत के केंद्रीय अध्यक्ष राजेंद्र सिंह बिष्ट ने देहरादून के परेड मैदान स्थित उत्तरांचल प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता कर क्रिकेट संघों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि पहाड़ से महिला खिलाड़ी देहरादून आती हैं ताकि उन्हें सुविधाएं मिल सके, उनकी खेल प्रतिभा निखर सके, लेकिन यहां पर क्रिकेट अकादमी के संचालक की ओर से महिला खिलाड़ियों के साथ मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न किया जा रहा है। ऐसे में कैसे कोई अभिभावक अपने बच्चों के भविष्य को क्रिकेट के क्षेत्र में बना सकता है। आज अनुसूचित जाति विभाग उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी की तरफ से हमने महामहिम राज्यपाल उत्तराखंड को आज एक ज्ञापन जिलाधिकारी देहरादून के माध्यम से दिया है, जिसमें कि हमारे सभी संगठन के पदाधिकारी उसमें शामिल थे। देने का मुख्य जो कारण है, हाल ही में 2022 में 18 सितंबर 2022 में उन्होंने शिक्षा विभाग की जो नियमावली को बदली करने जा रहे हैं। उन्होंने लिखा कि जियो में कि हम शिक्षा विभाग की कुछ नियुक्तियां निकाल रहे हैं, जिसमें कि कोई आरक्षण नहीं होगा। आरक्षण SC ST OBC इसमें कोई आरक्षण नहीं होगा। तो हमें ये सुनकर के बहुत खेद हुआ है और दुख हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो गरीबों के तरफ कुछ भी ध्यान नहीं दे रही है। यहाँ तक कि जो पहले उन्होंने हमारा बैकलॉग को ख़त्म करने का काम किया है, फिर उन्होंने प्रमोशन में अनुसूचित जाति जनजाति OBC का आरक्षण खत्म किया है। देहरादून में भारतीय युवा कांग्रेस के आह्वान पर उत्तराखंड युवा कांग्रेस द्वारा पोस्टकार्ड कैंपेन चेकिंग कार्यक्रम किया गया, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित पोस्टकार्ड का प्रस्वरूप जारी कर 3 प्रश्न पूछे गए हैं। इस प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश संयोजक मीडिया शिवा वर्मा द्वारा बताया गया कि भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अभियान के तहत पूरे प्रदेश से ब्लॉक, विधानसभा और जिलावार युवा पोस्टकार्ड पर अपना नाम, मोबाइल नंबर और हस्ताक्षर कर पोस्टकार्ड को प्रधानमंत्री को प्रेषित करेंगे। देखिए, मुद्दा बहुत साफ है। पिछले दिनों हम देख रहे हैं जिस हिसाब से लोकतंत्र की आवाज़ दबाई जा रही है। आदरणीय राहुल गांधी जी को जहां एक तरफ सजा होती है हड़बड़ाहट में, दूसरी तरफ उनकी सदस्यता ख़त्म कर दी जाती है। तो ये बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। इस लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार होना चाहिए। आप सुने, स्पष्टीकरण मांगे और उसके बाद जो भी है आप उस पर कार्रवाई करें, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। आज इसी कड़ी में हमने पूरे प्रदेश में आज ये लॉन्च किया है पोस्टर, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हमने 3 बिंदु पर सवाल किया है। वो बिंदु साफ हैं कि अडानी ने अब तक बीजेपी को कितना फ़ायदा पहुंचाया है और कितना फंड दिया है। दूसरा, आपके आधिकारिक विदेश दौरों के बाबत अडानी जी को कितने ठेके मिले हैं। तीसरा, जहां एक तरफ अडानी जी का 609वां रैंक था 8 वर्ष में, वो कैसे इतने सबसे धनी व्यक्ति बनकर उभरे हैं। तो इसका मंत्र जानना चाहते हैं। तो इन सभी जवाबों से बच रही है। आज उत्तराखंड STF को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि पश्चिमी बंगाल से पकड़कर लाए गए अनोखा साइबर ठग गिरफ्तार होते ही साइबर ठग बोला,
सोचा नहीं था कि कोई उसे पकड़ सकता है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसटीएफ उत्तराखंड आयुष अग्रवाल द्वारा बताया गया कि पिछले 15 दिनों से पश्चिम बंगाल और बिहार में डेरा जमाए थे। एसटीएफ रिटायर्ड चिकित्सक से ट्रेजेडी अधिकारी बनकर 10.5 लाख रुपए लिए थे। देखिए, अक्टूबर 2022 में रिटायर्ड जो सरकारी डॉक्टर हैं हरीश लाल जी, इनके द्वारा कोतवाली हल्द्वानी में एक तहरीर दी गई थी। इसमें शिकायत की गई थी कि इनके साथ में ट्रेजरी ऑफिसर बनकर किसी ने 10.5 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है। तो उसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन रुद्रपुर को प्राप्त हुई थी और उसी में कार्रवाई करते हुए हमारी टीम के द्वारा पश्चिम बंगाल कोलकाता से एक अपराधी है अभिषेक शॉ, इसको गिरफ्तार किया गया है। ये मूल रूप से बिहार का रहने वाला है और इसके द्वारा पूर्व में भी इस तरह के कई सारे अपराध किए गए हैं। ये कुछ समय पूर्व ही साइबर ठगी के मामले में जेल में गया था और वहाँ से बेल पर बाहर था और इसके साथ में बाकी जो भी सदस्य थे उनकी जानकारी की जा रही है। इसके पास से 16 सिम कार्ड और 6 डेबिट कार्ड बरामद हुए हैं और इससे बाद जो सिम कार्ड्स वगैरह बरामद हुए हैं उसके आधार पर नेशनल साइबर क्राइम जो रिपोर्टिंग पोर्टल है वहाँ से जानकारी की जा रही है कि इसके विरुद्ध और कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं देश के अलग अलग हिस्सों से और कितने अन्य मुकदमे दर्ज हैं। तो शीघ्र ही उन संबंधित थानों को भी सूचना दी जाएगी इसकी अरेस्टिंग की, जिससे कि वो भी अपने मुकदमों में आगे कार्रवाई कर सकें। आज कैबिनेट मंत्री और सोमेश्वर विधायक रेखा आर्या ने सोमेश्वर विधानसभा में त्रिवेणी घाट के निर्माण और सौंदर्यीकरण और लकड़ी टाल के स्थापना अंतर्गत कार्य का विधिवत भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। आपको बता दें कि इन दोनों ही कार्य की कुल लागत 89.51 लाख और 15.85 लाख है। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि ये कार्य कुल 3 भागों में बनकर पूरा होगा, जिसमें स्नान के लिए घाट निर्माण, ब्लूप्रिंट, कटाव रोकने के लिए सुरक्षा दीवार और कपड़े बदलने के लिए कमरा, बैठने के लिए कुर्सियां और महिला और पुरुषों के लिए शौचालय, 90 मीटर पाथवे, अंतिम क्रिया के लिए पूजा स्थल और शवदाह सहित कई अन्य कार्य किए जाएंगे। जिला मुख्यालय पौड़ी में पूर्व सैनिक कल्याण संगठन पौड़ी ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पिछले 12 वर्षों से संघर्ष कर रहे मोर्चे के जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राणा ने कहा कि OROP 1-2 में हुई विसंगतियों के खिलाफ पूर्व सैनिक कल्याण संगठन लगातार पिछले 12 वर्षों से संघर्ष करता रहा है। उन्होंने कहा कि लेकिन समय समय पर केंद्र सरकार को अपनी मांगों से अवगत कराने के बावजूद भी अब तक इन विसंगतियों को दूर नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि इसी के मद्देनजर आज जिला मुख्यालय पौड़ी में पूर्व सैनिक कल्याण संगठन द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। एक तो हमारे डिसेबिलिटी जिसको हम मेडिकल बोलते हैं, हमारी अफसर की फैमिलियों को 70,000 रुपये लगभग मिलता है और हमारी जो विधवाएं हो जाती हैं उनको केवल 12 से 14,000 मिलता है। एक तो सबसे बड़ी विसंगति ये है। दूसरी MSP मिलिट्री सर्विस पे जब हमने एक वर्दी पहन रखी है तो सबको एक ही समान से मिलना चाहिए, जबकि अफसर को 15,500 मिलता है। MNS होती हैं जो फौज में नर्सें होती हैं उनको 10,200 मिलता है और हमको सिर्फ 5,500 मिलता है। तो इस सबसे बड़ी विसंगति तो ये है। OROP द्वितीय की विसंगतियों को दूर करने को लेकर उत्तराखंड पूर्व सैनिक लीग बिंदु खत्ता और पूर्व सैनिक कल्याण समिति हल्दूचौड़ के संयुक्त तत्वाधान में शहीद स्मारक में एकत्रित होकर गोला रोड और मुख्य बाजार होते हुए तहसील लालकुआं तक पूर्व सैनिक ने अपनी मांगों को लेकर बड़ी संख्या में जुलूस निकाला है। इस दौरान तहसील पहुंचे सभी पूर्व सैनिकों ने एक जनसभा भी की और अपनी मांगों को विस्तृत रूप में देखा। इस दौरान रजिस्ट्रार कानूनों के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को ज्ञापन भी भेजा गया। 5 मांग है हमारी। MSP, इक्वल मिलिट्री सर्विस पे, डिसेबिलिटी पेंशन और महिला पेंशन, क्योंकि उनको पहले जो हमारे महिलाओं को पेंशन मिलती थी वो 3,500 मिलती थी। एक लेफ्टिनेंट कर्नल की वाइफ को 5,800 मिलती थी। आज हमारी जो वीरांगनाएं हैं उनको 13,000 और उनको 72,000, तो वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। इसके बारे में भी हमको मानना है कि वही जो जितना उनका बढ़ा जिस रेशियो से वही रेशियो से हमारी महिलाओं का बढ़ना चाहिए। तीसरा हमारा है, चौथी बात हमारी है कि जो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट है, फौज में प्रीमेच्योर रिटायरमेंट कोई भी नहीं होता है, क्योंकि वहाँ टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट होते हैं कि आप कितने साल सर्विस करेगा सिपाही, कितना नायक करेगा, कितना हवलदार करेगा, कितना जेसीओ करेगा।
तो उस टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट पूरा करने के बाद उनको रिजर्व में भेजा जाता है घर। कोई भी आवश्यकता पड़ेगी तो उनको कॉल किया जाता है। तो पीएमआर तो हमारा होता नहीं, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट, तो इन्होंने पीएमआर का जो लगाया है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये रेवाड़ी में कहा था कि हम किसी को भी प्रीमेच्योर रिटायरमेंट वाले को हर एक को पेंशन देंगे, कोई भी जवान मेरा वंचित नहीं रहेगा। लेकिन OROP 2 में इसमें एक आर्मी एक्ट लाए गए हैं और उन प्रावधानों से जो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट आ रहे हैं उनकी पेंशन बंद की जा रही है। हम उसका घोर विरोध करते हैं। बजरंग दल प्रमुख विकास वर्मा ने आज न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क से खास बातचीत के दौरान बताया कि हनुमान जी चिरंजीवी हैं और इस धरती पर आज भी मौजूद है और 6 अप्रैल को हनुमान जयंती ना बोलकर हनुमान जन्मोत्सव बोला जाए। हनुमान जन्मोत्सव के दिन बजरंग दल द्वारा 2 पहिया वाहन रैली निकाली जाएगी और पलटन बाजार स्थित 150 साल पुराने मंदिर में भंडारा का भी आयोजन किया जाएगा। देखिए, हनुमान जी कलयुग के जीवित देव हैं और जीवित हैं तो इसलिए जन्मोत्सव होता है, जयंती नहीं होती, और जन्मोत्सव ही मनाया जाता है। और लगातार बजरंग दल के माध्यम से हम लोग हर वर्ष इस कार्यक्रम को बड़े उत्साह के साथ करते हैं, क्योंकि युवाओं के लिए आदर्श है हनुमान। आप व्यसन मुक्त हों, आप किसी प्रकार के नशे में ना पड़ें, आपके अंदर एक ऐसी क्षमता, एक शारीरिक क्षमता ऐसी होनी चाहिए जो वास्तव में अतुलित बलधाम। हम क्यों कहते हैं अतुलित बलधाम? अतुलित बलधाम के, और ये देश युवाओं की शक्ति है। और युवाओं को जागृत करने के लिए, हिंदू समाज को जागृत करने के लिए बजरंग दल की ओर से एक बहुत बड़ी एक रैली का आयोजन होता है, जिसमें 2 पहिया वाहन रैली जो हिंदू नेशनल स्कूल से निकलती है और महानगर के मुख्य मार्गों पर चलती है। और इवन की इस मंदिर में, ये 150 वर्ष पुराना हनुमान जी का मंदिर है, यहाँ पर भंडारे का कार्यक्रम रहता है और एक महाआरती का आयोजन उस दिन ही रहता है 6 अप्रैल को। तो 6 अप्रैल को हिंदू नेशनल से एक बड़ी विशाल रैली हम लोग आहूत करते हैं, सुबह 10 बजे वहाँ से निकलती है और मुख्य मार्गों पर चलती है। भारतीय किसान यूनियन ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रेस वार्ता की। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी लाल सिंह गुज्जर ने सरकार पे गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि नियम अनुसार गन्ना किसानों के गन्ना का भुगतान 14 दिन के भीतर करने का प्रावधान है, लेकिन 3 महीने हो जाने के बाद भी अब तक राज्य सरकार ने गन्ना किसानों का बकाया भुगतान नहीं किया है। उन्होंने कहा कि सरकार से कृषि संबंधित कोई सामग्री लेने पर सरकार उस पर ब्याज लगाती है, लेकिन हमारे बकाये भुगतान को 3 महीने हो जाने के बावजूद भी हमारा भुगतान नहीं किया जा रहा है। उन्होंने सरकार से ये भी मांग की है कि MSP गारंटी कानून 2024 से पहले सरकार लेकर आए ताकि किसानों को उसका लाभ मिल सके। देखो, हमारी मांगे तो काफ़ी हैं, लेकिन गवर्नमेंट समझती कहाँ इस चीज़ को, वहाँ तक तो पहुँचती ही नहीं। लेकिन हमारी जो समस्या है मेन तो एक, अभी जो ये गेहूँ और धान ये ख़राब हुए हैं, जो फसल ख़राब हुई है, इनका मुआवजा मिले। और गन्ने की पेमेंट की थी, वो भी बात राष्ट्राध्यक्ष जी ने कही है। 14 दिन के लिए जब कहा है गवर्नमेंट ने, तो क्यों नहीं देते ये 14 दिन? 14 दिन के लिए कहा तो 14 दिन में ना पेमेंट दें। अब 2-2, 3-3 महीने लगा देते हैं। बताओ भाई, किसान ने तो बेचारे ने वही गन्ना डालना है और उसके बाद ही अपना बीज भी लाना है, कुछ भी लाना, सामान लेकर के आना, तो उसी से तो करना। उसके बेचारे के क्या है? और वो 3-3 महीने जो है अपना वो पेमेंट में लगा देते हैं। कांग्रेस पचवा दून जिला अध्यक्ष लक्ष्मी अग्रवाल ने कहा है कि भाजपा ने लोकतंत्र की हत्या कर रही है। वहीं विपक्ष के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है, बोलने के अधिकारियों का हनन किया जा रहा है। मोदी सरकार अडानी अंबानी के हाथों में देश को बेचने का काम कर रही है। अडानी द्वारा सेल कंपनियों में 20,000 करोड़ का निवेश किया जा रहा है। ये पैसा किसका है? इसको लेकर लगातार कांग्रेस सवाल पूछ रही है, जिससे बौखलाकर राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला शुरू कर उनकी संसद से सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। जबकि इस मामले में विपक्ष संयुक्त संसदीय समिति चाहता है। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता आए दिन कांग्रेस और अन्य विपक्षी नेताओं के नामों को अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। अब कांग्रेस भाजपा नेताओं के खिलाफ हर ब्लॉक स्तर पर अभद्र भाषाओं का प्रयोग करने पर प्राथमिकी दर्ज कराएगी। जिस तरह से ये तानाशाह सरकार देश में जो लोकतंत्र को छिन्न भिन्न करने का जो प्रयास कर रही है, और जिस तरह राहुल गांधी जी को की सदस्यता इन्होंने बहुत आनन फानन में जिस तरह रद्द करवाकर उनको घर से बेघर किया है, हम कहते हैं कि जितनी तत्परता आपने राहुल जी के मामले में दिखाई है, इतनी तत्परता आपको अडानी जी के मामले में भी दिखानी चाहिए थी। तो अब हम जनता के द्वार जाएंगे, क्योंकि देश ये जानना चाहता है कि जो शेल कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए लगा है अडानी जी, वो किसका है? जो मोदी जी के अडानी और अंबानी जी से क्या संबंध है? और जो ये अत्याचार
जो ये प्रपंच और षड्यंत्र ये सरकार, तानाशाह सरकार विपक्ष के नेताओं पे कर रही है, हम तमाम इन मुद्दों को, बिंदुओं को लेके नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से, पोस्ट कार्ड अभियान के माध्यम से, जन सत्याग्रह के माध्यम से जनता की अदालत में लेके जाएंगे और जनता सरकार से सवाल पूछेगी। हर घर का व्यक्ति सरकार से सवाल पूछेगा और सरकार को जगाने का काम करेगा। आज विधानसभा कार्यालय में शहरी विकास और आवास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने आवास विभाग के अंतर्गत राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में पार्किंग के लिए अवमुक्त किए गए बजट के संदर्भ में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। करोड़ रुपया का हमने इसमें प्रावधान किया है और 77 लाख रुपया इसके लिए अब तक हमने रिलीज भी कर दिया है और इसमें 18 तो मल्टी लेवल पार्किंग है और 14 जो है सरफेस पार्किंग है। इस बार हम जो अपनी एक पॉलिसी लाए हैं पार्किंग के लिए, उसमें एक बढ़िया बात क्या है कि प्राइवेट जो हमारे लोग हैं यदि वो भी अपनी ज़मीन उपलब्ध कराएं तो उनके लिए भी ये प्रोत्साहन के लिए वो पार्किंग डेवलप कर सकते हैं और आपस में उसमें जो हमारा अनुपात होगा उसमें बैठ के उसके फाइनल उसमें हम लोग करेंगे। साथ में जो एक बड़ी चीज़ है 11 जो और पार्किंग है इस 32 के अलावा, उसके लिए डीपीआर तैयार हो रही है। उसके डीपीआर तैयार होने के बाद उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे। एक बड़ी बात यह है कि 3 जो है इस बार हम लोग टनल पार्किंग पे विचार कर रहे हैं, जिसमें एक तो हमारी कैंपटी में हो रही है जिसके लिए हमने 42 लाख रुपये डीपीआर के लिए स्वीकृत किया है। गंगोत्री गंगारानी के लिए 77 लाख रुपया, वो भी टनल पार्किंग। लक्ष्मण झूला के लिए जो हमारी है यहाँ पे 30 लाख रुपया टनल पार्किंग के लिए हमने इसमें भी स्वीकृति दी है। और इसके साथ साथ जो मैंने आपको भी बताया कि हमारे इस बार वाले बजट में जो भी हमारा नया बजट 23-24 के लिए हमने अभी पेश किया था, आने वाली जो हमारी और भी पार्किंग हो हमारे इस प्रदेश के अंदर, चूँकि 4 धाम यात्रा हैं, रोज़मर्रा के हमारे यात्री हैं, तीर्थ यात्री हैं, पार्किंग की जो समस्या आती है उसके लिए हमने 100 करोड़ रुपया उसके लिए प्रावधान किया है। जो हमारी ये 32 योजना है इसमें 7,190 की इसमें कैपेसिटी है और उम्मीद कर रहे हैं आने वाले टाइम पे और भी हम पार्किंग के लिए जो भी प्रस्ताव आएगा उस पर हम विचार करेंगे। तो आज के इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज रिपोर्टर लाइव। धन्यवाद। ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव। सोच आपकी, आवाज हमारी।